Hello student, this is Yogesh Pawar and today we are going to start our one of the important subject in TYBCom semester 5 cost accounting. So आपको कुछ डाउट होगा, वो डाउट मैं पहले क्लियर कर दूं कि आपको टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, फिर इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एंड देन वी विल गो टू द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. सो स्टूडेंट, TYBCom में सेमेस्टर 5 के अंदर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट है. अभी तक SYBCom में आपको 7 सब्जेक्ट थे, लेकिन TYBCom में आपको 6 सब्जेक्ट है. जिन 6 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट जो है वो है प्रैक्टिकल. मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल मतलब क्या, अकाउंट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड है, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है. तो कौन से टोटल 6 सब्जेक्ट है. पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FA करके आपको पहले भी था. दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट आपको इस टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग. ये नया टर्म है, नया सब्जेक्ट सा इंट्रोड्यूस हुआ है आपको. टोटली अगेन जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम सम सॉल्व करते हैं, वैसे हमको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सम सॉल्व करने हैं. तीसरा जो है आपका सब्जेक्ट वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स. आपको पहले भी था, अभी भी कंटिन्यू है. चौथा है कॉमर्स पेपर, CP जिसको आप बोलते थे, यहाँ पे उसको MHRM बोलते हैं. तो CP5 और CP6 ये भी रहने वाला है. पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है अगेन प्रैक्टिकल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. कौन सा है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. सेमेस्टर 5 में आपको डायरेक्ट टैक्स है और सेमेस्टर 6 के अंदर आपको इनडायरेक्ट टैक्स है. देन लास्ट वन सब्जेक्ट नंबर 6 जो है वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज के ऊपर. एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जहां पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. जैसे हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग हो गया, परचेसिंग हो गया, ऑपरेशनल रिसर्च हो गया. तो इनमें से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, तो इनमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. तो इस तरीके से आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है. आज हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? फिर इसमें आप पूछोगे सर इसमें भी क्या फाइनेंशियल अकाउंट के जैसा बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है? स्टूडेंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं, लेकिन उसी के जैसे हमको कुछ स्टेटमेंट बनानी है. आप सब्जेक्ट का नाम देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट मीन्स नथिंग बट एक्सपेंडिचर. कि देखो कॉस्ट ये वर्ड कहाँ पे आता है, इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है. जैसे हम CA पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI डिग्री लेते हैं, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की भी डिग्री होती है जो ली जाती है किससे? ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट. मतलब ये टर्म किससे रिलेटेड है? तो ये टर्म रिलेटेड है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जहां पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है. सो जहां पे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, फंक्शनिंग इन्वॉल्व होती है, तो ऑब्वियसली हम जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूं तो उसके ऊपर मेरा कितना खर्चा हो रहा है. सो इस सब्जेक्ट के अंदर हम वही एनालिसिस करने वाले हैं टू आइडेंटिफाई how much cost to be incurred for manufacturing or for making any particular product. So cost is nothing but an expenditure. Institute of Cost and Work Accountant इसको प्रेजेंट करता है, मतलब बताता है कि आप स्पेशली जो स्टूडेंट इस ICWA से जो डिग्री लेते हैं, और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा इंडिया का अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज. तो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी खर्चे होते हैं, तो कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होती है, देन उनमें से कौन से ऐसे कॉस्ट है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है. देखो स्टूडेंट, कॉस्ट का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है. अगर आप कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे या मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल, कल तक मैं कोई प्रोडक्ट 20 रुपए में बना रहा था और उसको 25 में बेच रहा था, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था 5 रुपीज. लेकिन अगर वही प्रोडक्ट में कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करो, कुछ अननेसेसरी खर्चे या कुछ खर्चों को रिड्यूस करो, तो मेरा कॉस्ट हो रहा है अभी 18 रुपीज, लेकिन मैं उसको सेम प्राइस पे बेच रहा हूँ 25.
तो ऑटोमेटिकली देखो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 7 रुपीज। सो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होती है, कौन से टाइप के खर्चे होते हैं, फिर वो खर्चों का बेसिस होता है अलोकेशन का कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, फिर वो कहाँ पे हो रहा है। तो ये सब हमको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टोटल 5 टॉपिक है, लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट शीट, और लास्ट वन है रिकंसिलिएशन। तो ऐसे टोटल आपको 5 टॉपिक्स है। पांचों के पांचों टॉपिक्स के अंदर हमको सम पढ़ने हैं। हाँ, आपको एक बेसिक स्टार्टिंग में चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी बीच बीच में मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो वही उसका थ्योरेटिकल बेस चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ सो इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमको पढ़ना क्या है, तो सिंपल हमको कुछ टर्म्स पढ़ने हैं। जैसे हमको पता करना है कि कितना कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आ रहा है। उसके अलावा हम उसको कॉस्ट को एनालाइज करना है, उस कॉस्ट को अलोकेट करना है, उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना है। मींस क्या, एनालिसिस, एब्जॉर्प्शन, अलोकेशन, अपोर्शमेंट। अभी आप बोलोगे सर ये सब क्या है, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा जाएगा। सो यहाँ पे हम उसी चीज को एनालिसिस करने वाले हैं। सो देखते हैं कि क्या टर्म्स दे दिए हैं इसके अंदर। नाउ सो आपको देखो मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इज नथिंग बट किसी भी बिजनेस का कॉस्ट स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी में या जो कंपनी जो भी बिजनेस की एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, जो भी सर्विस वो डिलीवर कर रही है, तो उसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को इवैल्यूएट करना और उसकी एफिशिएंसी जानना है कि कितना खर्चे को अच्छी तरीके से आप यूज कर पा रहे, जिसको हम सिंपल वर्ड में आपने सुना रहेगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब आप अपने रिसोर्सेस को कितना मैक्सिमम लेवल तक क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। अनदर डेफिनेशन दिया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो एग्जामिन करना, समराइज करना, स्टडी करना, क्या अगेन सेम कंपनी का कॉस्ट जो अलग अलग चीजों के ऊपर वो स्पेंड करती, जैसे सर्विस के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, तो जिसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोल देंगे। प्रोसेस के ऊपर हो रहा है तो एक आइडल हम कैलकुलेशंस करें तो उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल दिया। एडिशनल कितना खर्चा हो रहा है, क्या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोल दिया। ये सब चैप्टर्स है स्टूडेंट्स आपको, लेकिन ये नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमको अभी क्या देखना है, तो हमको समझना है कॉस्ट क्या है और इस कॉस्ट को कैसे हमको कैलकुलेट करना है। सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, अगर हम करने निकलेंगे कॉस्ट का, तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग कैटेगरीज वाइज क्लासिफाइड किया है। जहां पे मैंने यहाँ पे इतने जो लिखे हैं स्लाइड्स के ऊपर, नेसेसरी नहीं कि आपको इतना ही मिलेगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन किया है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है बाय नेचर, मतलब किस टाइप का एक खर्चा हो रहा है, तो मे बी मटेरियल चाहिए हमको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेबर चाहिए उसके ऊपर काम करने के लिए, अदर ओवरहेड। स्टूडेंट यहाँ पे ओवरहेड्स का मतलब है एक्सपेंसेस, मतलब अदर एक्सपेंसेस। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उसको ओवरहेड्स बोलेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। देन ऑन द बेसिस अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? जिस कॉस्ट को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हमको पता है ये पर्टिकुलर इस प्रोसेस के लिए है, इसका आउटकम इतना है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेस किया और उससे मैंने प्रोडक्ट एक्स को बनाया, तो मुझे पता है कि इस रॉ मटेरियल से मैं क्या बना रहा हूं, प्रोडक्ट एक्स। सो आइडेंटिफाई कर सकते, एक लेबर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट एक्स को बनाने में काम कर रहा है, सो दैट मे बी डायरेक्ट कॉस्ट, मींस अ कॉस्ट व्हिच
आइडेंटिफाइबल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर आप बोलोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? सिंपल, उसके अपोजिट, अ कॉस्ट which is not identifiable in the production process but it is that much of important। मतलब ये कॉस्ट ऐसा प्रोसेस में आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि आप इसको स्पेसिफिकली किसी एक चीज के लिए क्लासिफाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, आपने क्या पे किया? फैक्ट्री का रेंट पे किया। अभी फैक्ट्री का रेंट कैसा है? आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन भी चल रहा है, वेयर हाउस भी है, कंपोनेंट्स भी रखे हुए हैं, और फिर कितने एरिया का कितना रेंट है स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, पूरे फैक्ट्री का रेंट आप पे कर रहे हो। तो नो डाउट बिना फैक्ट्री रेंट के आपका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है, कुछ ना कुछ जगह चाहिए। फैक्ट्री अपने रेंट के ऊपर ली हुई है, जगह रेंट के ऊपर लिया हुआ है, उसका रेंट पे कर रहे हो, तो ये प्राइमरी खर्चा है। लेकिन आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्लासिफाइड करेंगे हम किसमें? इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको जो टॉपिक स्टार्ट करना है अभी इमीडिएटली, वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन मतलब क्या? जहां पे कॉस्ट परफॉर्म हो रही है, किस फंक्शंस के ऊपर वो परफॉर्म हो रही है, कहां पे वो खर्चा किया जा रहा है, किस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो रही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम फंक्शन देखेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और क्वालिटी कॉस्ट। देन उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसको हम दोनों टर्म्स को डिटेल में देखने वाले स्टूडेंट्स अगले वाली स्लाइड में। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट आपको पता है, जो खर्चा फिक्स इन नेचर होता है, वेरिएबल जो चेंज होता रहता है, और सेमी वेरिएबल क्या होता है? एक अप टू सर्टेन लेवल तक वो फिक्स है एंड देन उसके बाद में वो फर्दर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी वेरिएबल, मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। उसके अलावा और भी कुछ कॉस्ट के टर्म्स हैं, इसका थ्योरेटिकल पार्ट आगे हम देखने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो अलग अलग बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड किए गए हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, जो मैं बता रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर जो हमको पढ़ना है, एक टॉपिक हमको कवर करना है यहाँ पे, कॉस्ट शीट। अभी कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट इज नथिंग बट अ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस कॉस्ट इनकर्ड इन वेरियस प्रोसेस। तो जहां पे हमको कॉस्ट शीट के अंदर अलग अलग खर्चे दिखाने हैं और उन खर्चों को जोड़ना है। तो जो कॉस्ट शीट बनने वाली है हमारी, वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर बनने वाली है। तो जिसके अंदर हमको खर्चे इन बेसिस के ऊपर अलोकेट करने हैं बाय फंक्शन, जिसके अंदर पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन में मैं फर्दर क्लासिफाइड करूंगा डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जब भी हमको प्रोडक्ट को बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो हमारे कुछ खर्चे होंगे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे और कुछ क्या होंगे? इनडायरेक्ट होंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किससे रिलेटेड डायरेक्टली, लेकिन वो खर्चा हमको करना ही पड़ेगा। और स्पेशली ये खर्चा हम प्रोडक्शन से रिलेटेड कहाँ पे कर रहे हैं? फैक्ट्री में। तो ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री विल बी कंसिडर एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर गुड्स को बनाने के बाद में उसको ऑपरेटिंग, उसका मार्केटिंग, उसका पब्लिसिटी, ये सब आगे के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए हमको कुछ और फर्दर खर्चे करने पड़ते हैं, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। आपको पता है स्टूडेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ऑफिस चाहिए, उसका रेंट हो गया, सैलरी हो गया ऑफिस स्टाफ के लिए, तो ये सब किस में आ जाता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके अलावा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो एफर्ट लिया गया, जैसे डिस्काउंट, ऑफर्स, कूपन, डिलीवरी पर्सन को हमने रखा है, तो ऑल दिस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मेकिंग अ डिलीवरी वैन अवेलेबल, प्रोडक्ट को हम फाइनल पर्सन तक पहुंचा रहे हैं, तो इस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन expenses, advertising, publicity, salesman, delivery van expenses. So all this come under the selling and distribution. Next है research and development cost. Now student, what is research and development cost? देखो, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट एक लॉन्ग टाइप तक नहीं बेच सकते। आफ्टर सर्टन लेवल के बाद में हमको उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ वैरायटी, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। और इन ऑर्डर टू इनकर दैट चेंजेस, मेक दैट चेंजेस,
गिव वैरायटीज, वी हैव टू कंडक्ट सर्टेन रिसर्च। हमको नया नया कुछ इन्वेंशन देखना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा। सेम चीज के साथ में आप मार्केट में नहीं चल सकते। तो इसीलिए जो इनोवेशंस के ऊपर जो खर्चा होता है, इंप्रूवमेंट्स के ऊपर जो खर्चा होता है, उसको बोला जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। मींस नया मशीनरीज, नया टेक्निक्स, नए तरीके वगैरह हो सकते हैं। सो डिटेल में देखते हैं इनके अंदर क्या टर्म्स है जो दिए है हमको। नेक्स्ट वन जो है प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो फैक्ट्री से स्पेशली रिलेटेड है, गुड्स को बनाने में जो खर्चा होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दो पार्ट में डिवाइड किया, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज नथिंग बट उसको मैनेज करने का जो खर्चा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो खर्चा होता है, जैसे स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन हो गया, रेंट वगैरह हो गया। तो इसको हम बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रोडक्ट को कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, सेल करने के लिए जो एफर्ट्स लिए गए, लाइक प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च, कस्टमर सर्विस, तो ऐसे जो खर्चे होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। और डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग प्रोडक्ट आफ्टर, देखो सेल हो गया है लेकिन उसको फाइनल पर्सन तक पहुंचाने के लिए जो आप एफर्ट ले रहे हो, डिलीवर करने के लिए जो प्रोसेस कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने कहा, प्रोडक्ट को नए तरीके से आप डेवलप कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हो, वैरायटीज कर रहे हो। इन ऑर्डर टू डू दिस यू हैव टू कंडक्ट सर्टेन रिसर्च। आपको नए नए ट्रायल करने पड़ेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा साइंटिफिकली, अलग अलग उसके अंदर मॉडल टेस्ट करने पड़ेंगे, और इसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला था आपको कि हम और एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। जो खर्चा होता है वो बिहेवियर के हिसाब से भी क्लासिफाइड हो सकता है, जैसे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे एग्जांपल ले लिया आपने डेप्रिसिएशन, सैलरी। देखो सैलरी हर मंथ क्या रहता है, सेम रहता है, तो स्टाफ को हमको हर मंथ सैलरी क्या देना है, सेम देना है। रेंट, हर महीने का रेंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो प्रोसेस के प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते जाता है। जैसे रॉ मटेरियल, अगर आपको 100 यूनिट बनाने हैं तो आपको 100 केजी मटेरियल चाहिए, लेकिन अगर आपको 150 यूनिट बनाने पड़ेंगे तो शायद आपको ज्यादा अमाउंट का मटेरियल लगेगा। तो जो ज्यादा अमाउंट का आपको मटेरियल लगने वाला है, उस पर्टिकुलर कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपका कॉस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो टेम्परेरी हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो एक सर्टेन लेवल तक फिक्स है। जैसे हमारी बिजनेस की एक्टिविटी चेंज होती है, ये कॉस्ट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे पावर कंजम्पशन, आप प्रोडक्शन कर रहे हो 12 आवर्स तक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉमन आता है, लेकिन जैसे आप ओवर टाइम या कुछ एक्स्ट्रा टाइम रन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका पावर बिल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिया है, सैलरी पेड टू कार सेल्स पर्सन। अब इस कार को जो सेल पर्सन है, जिस कार को सेल करने के लिए हमने जिस पर्सन को अपॉइंट किया, उसका एक फिक्स मंथली सैलरी है। लेकिन उसके अलावा हमने उसको क्या कहा कि अगर तुमने टारगेट अचीव किया, इतनी सारी अगर तुमने कार इस पर्टिकुलर मंथ में बेची, तो तुमको एक्स्ट्रा क्या दिया जाएगा, कमीशन। तो देखो स्टूडेंट, उसका सैलरी अप टू लेवल तक क्या है, फिक्स। एंड देन उसके बाद में वो सडनली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो अचीव करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो आ जाते हैं मेन टर्म के ऊपर, प्रैक्टिकल। जितना आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, और भी थ्योरेटिकल पार्ट है, हम बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करेंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो हमको इस चैप्टर के अंदर बनानी है एक कॉस्ट शीट। अभी आप बोलोगे कॉस्ट शीट क्या है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जिससे हमको खर्चे और इनकम के बारे में पता चलता है, वैसे हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाना है, जिस स्टेटमेंट को बोला जाता है कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट के अंदर हम सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे खर्चों को हम ऐड करने वाले हैं। तो फाइनली आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करना है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि किसी भी बिजनेस का अगर हमको डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना है, तो हम जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कितना खर्चा हो रहा है। सो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि
कौन सी चीज के ऊपर हमारा कितना खर्चा हो रहा है, और यहाँ पे हर एक कॉस्ट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट लिखे हुए हैं। वो कंपोनेंट क्या है, नथिंग बट कुछ शॉर्टकट क्रिएट किए हुए हैं कि हमको ये टर्म्स यहाँ पे प्रॉब्लम में ढूंढने हैं। तो पहला है हमारा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा हमको, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे वाली स्लाइड पे मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन ये वर्ड्स आपको जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आपको ये जो वर्ड्स है वो मेमोरी में फिट कर लेने हैं कि हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है। प्राइम कॉस्ट के बाद में नेक्स्ट आता है वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट मतलब क्या, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो हम प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे उसका खर्चा अगर हम ऐड कर देंगे तो उसको वर्क्स कॉस्ट। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट मिलने के बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको इसके अंदर कितना प्रॉफिट ऐड करना है, और फिर फाइनली हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स है। देन सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट के अंदर हमको ये एलिमेंट्स दिए गए हैं कि कॉस्ट शीट के अंदर हमको क्या क्या चीजों को फाइंड आउट करना है। थोड़ा इतने सारे एक साथ में फॉर्मूलाज देख के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी। जैसे मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिखाऊंगा आप बहुत इजीली समझ जाओगे। जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट में तो आपको पोस्टिंग करना होता है कि कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बस वैसे ही यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट बनानी, एक ही बनानी है यहाँ पे तो, और जो जो खर्चे उनको ऐड करते जाना है। बस ऐड करते टाइम हमको ख्याल रखना है कि उस खर्चे को एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर हमको पुट करना है, और वो हेडिंग कौन सी रहेगी, उसका बेस क्या रहेगा, वो यहाँ पे हमको समझना है। तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक खर्चा है प्राइमरी लेवल पे, देखो कोई भी प्रोडक्ट बिना मटेरियल का, बिना लेबर का और बिना एक्सपेंसेस का नहीं बनेगा। तो इन तीनों खर्चों का अगर हम जोड़ देंगे तो हमको प्राइमरी लेवल पे उसका मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। जैसे ही प्राइम कॉस्ट मिल गया, इसके अंदर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा। किसका खर्चा, फैक्ट्री का। तो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। और इस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद में जो हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्रॉस वर्क कॉस्ट और नेट वर्क कॉस्ट। अब बोलोगे ये क्या है सर, ग्रॉस वर्क कॉस्ट जैसे मैंने अभी बताया, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री का खर्चा अगर हमने ऐड कर दिया तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। कौन सा स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, तो हमको मिलेगा नेट वर्क्स कॉस्ट। फिर जैसे हमको वर्क कॉस्ट मिल गया, उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस का खर्चा। किसका खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। तो उसके बाद में हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेम फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद में हम उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, या सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हमको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, और जैसे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट पे जैसे कि मैंने कहा, जितना आपको प्रॉफिट लगाना है वो प्रॉफिट ऐड करना है। फिर फाइनली हमको मिल जाएगी क्या, सेल्स प्राइस, कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको हमारा प्रोडक्ट कितने प्राइस पे सेल करना है। थोड़ा फॉर्मेट के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा स्लाइड में इधर इधर हो गया है। तो सबसे पहले हमको लिखना है डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल। ओके स्टूडेंट, सो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। सबसे पहले आपको कॉलम देख लो, यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीज के हम 2 कॉलम बना सकते हैं, 3 कॉलम बना सकते हैं। जैसे कंपोनेंट आगे बढ़ते जाएंगे डिटेल में मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले हमको लिखना है डायरेक्ट मटेरियल। उस डायरेक्ट मटेरियल के बाद में हमको लिखना है डायरेक्ट वेजेस,
और डायरेक्ट वेजेस के बाद में थर्ड वन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे मुझे प्राइम कॉस्ट का टोटल मिल गया। इसके अंदर हम फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करेंगे जिसको हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। और इसमें से एक चीज हमको लेस करना है जो एक्सेप्शनल कुछ प्रॉब्लम्स में दिया जा सकता है शायद, इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। देखो स्टूडेंट, जितना भी अभी तक खर्चे हो रहे थे हमने ऐड किए फैक्ट्री से रिलेटेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट खर्चे हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। तो इन खर्चों में अगर बीच में हमारा कुछ स्क्रैप है जिसको हम सेल करें तो हमको इनकम मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर इनकम को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। तो जो मैंने बोला था आपको, फिर हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इस ग्रॉस वर्क कॉस्ट में हमको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो हमको मिल जाएगा नेट वर्क्स कॉस्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले हमको लिखना है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट वेजेस, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिन तीनों को जब टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री का खर्चा, और अगर कहीं पे सेल ऑफ स्क्रैप दिया है, फैक्ट्री स्क्रैप दिया तो उसको क्या कर देंगे, लेस। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो हमको मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट। हर प्रॉब्लम में आपको जरूरी नहीं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया रहेगा। तो आप ग्रॉस वर्क कॉस्ट को ही क्या बोल सकते हो, नेट वर्क कॉस्ट। तो इसमें वर्क कॉस्ट में जैसे हम ऑफिस का खर्चा ऐड कर देंगे स्टूडेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमको क्या ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। आपको पोजीशन है स्टूडेंट समझना है, पोजीशंस किसकी कहां पे आएगी। देखो WIP कहां पे था, वर्क कॉस्ट के अंदर, क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड था। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हमने ऐड किया, मतलब हमारे गुड्स क्या हो गए, बन के रेडी है। तो और भी पहले के कुछ गुड्स रहेंगे तो उस रेडीमेड गुड्स को हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड, और कुछ गुड्स बच गए उसको हम क्या कर दे रहे हैं, लेस। तो हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके अंदर हम फाइनली ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद में हमको प्रोडक्ट का मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में फिर जैसे कि मैंने कहा आपको क्या ऐड करना है, प्रॉफिट। सो फाइनली विल गेट द सेम प्राइस। तो बहुत सिंपल है, कुछ टर्म्स याद रखने हैं आपको। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल कर दिया, क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर दिया तो मिलेगा वर्क कॉस्ट, जिसको फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। जैसे फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर दिया, अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP रहेगा तो ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP रहेगा तो लेस। देन फिर इसके अंदर हमको क्या मिल करना है, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अगर खर्चा ऐड करते हो तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करेंगे, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। एंड फाइनली इन टोटल कॉस्ट विल ऐड द प्रॉफिट, सो हमको क्या मिलेगा, सेल्स। 2-3 बार आपको बार बार रिवाइज कर लेना है स्टूडेंट, फटाफट हेडिंग याद हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, cost of production, cost of goods sold and total cost, and finally we'll go to the sales. So यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल हमको कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर हम ऐड करेंगे परचेज से रिलेटेड खर्चे, फिर रॉ मटेरियल परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट्स वगैरह है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस। डायरेक्ट वेजेस को ये अलग अलग नाम है स्टूडेंट, सिर्फ एक ही आता है डायरेक्ट वेजेस में, प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, लेबर कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन या डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी नाम है डायरेक्ट ओवरहेड, स्पेसिफिक रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या इक्विपमेंट हायर चाहिए, ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया रहेगा। So how we'll get the prime cost? Once again we are revising. First we'll get the direct material,
हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्ट मटेरियल? देखो मेनी प्रॉब्लम्स में आपको डायरेक्ट मटेरियल जो है रेडीमेड दिया रहेगा, बट इन सम केसेस इफ द डिटेल इज प्रोवाइडिंग लाइक दिस कि अगर आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक या कैरेज इनवर्ड वगैरह अगर कुछ दिया है, सो इन दैट केस यू हैव टू राइट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देन कैरेज इनवर्ड. It is not necessary it will be given in each and every problem. जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में होगा, लेकिन जिस प्रॉब्लम में दिया रहेगा आपको कैरेज इनवर्ड को परचेज के अंदर ऐड करना है. सेम अलग अलग नाम है, फ्रेट इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय. देखो स्टूडेंट, डायरेक्टली जब आप मटेरियल को परचेस करके लेके आते हो तो ये ऐसे खर्चे जो मटेरियल के साथ में आपको करने पड़ते हैं, इसीलिए हम ये सारे खर्चों को ऐड कर देते हैं मटेरियल के प्राइस के अंदर. सो व्हेनेवर वी कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, we add the opening stock, add purchases, add other expenses which incurred to bring that raw material from the particular place to the place of factory. Apart from this, if there is any closing stock of raw material, अगर closing stock है raw material का, तो उसको आपको क्या करना है, लेस कर देना है. सो इससे हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मटेरियल. सेकेंड, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट वेजेस. सो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे अलग अलग टाइप के नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उस डायरेक्ट वेजेस के मैंने अल्टरनेट नाम लिखे हैं. डायरेक्ट वेजेस बोल सकते हो, प्रोडक्टिव वेजेस बोल सकते हो, लेबर कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन बोल सकते हो, या डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस. बहुत सिंपल है, एक ही आइटम रहता है, आपको पहचान लेना है डायरेक्ट वेजेस या लेबर चार्जेस. तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल वर्ड्स आ सकते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करना है? जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे डायरेक्ट ओवरहेड, या बहुत बार इसको तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड यूज होता है. देन स्पेसिफिक रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. देखो स्टूडेंट्स, हम कोई स्पेसिफिक रॉयल्टी पे कर रहे हैं जो डायरेक्टली हमको उस मटेरियल के लिए चाहिए. मतलब क्या कि किसी का मैंने पर्टिकुलर कुछ कंपोनेंट हायर किया हुआ है, जैसे नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, इक्विपमेंट मैंने हायर किया है, और वो स्पेशली इक्विपमेंट या फिर स्पेशल डिजाइनिंग चार्जेस. जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसने सामने वाले पर्सन ने बोला मुझे इसके ऊपर ऐसा डिजाइन चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है, आपको नॉर्मल नहीं डिजाइन चाहिए, एक स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए, तो इस डिजाइन के अलग से चार्जेस लगेंगे. तो ये जो स्पेशल डिजाइनिंग चार्जेस है, ये कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट. आगे का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है. प्राइम कॉस्ट के अंदर हमको क्या क्या जोड़ते जाना है. अगर हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जोड़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट. और फाइनली उसके अंदर हमको क्या ऐड करना है, तो प्रॉफिट. सो वील गेट द फाइनल सेल प्राइस. अभी स्टूडेंट्स हम डिटेल में देखेंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है. कॉस्ट शीट के जो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मेट समझा दिया है, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर कौन से आइटम्स आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये डिटेल में मैं आपको एक फॉर्मेट कॉस्ट शीट का दिखा रहा हूं. सो यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. सबसे पहले तो हमको ऊपर क्या लिखना है, कॉस्ट शीट ऑफ मैसेज जो भी रहेगा, ये फॉर द मंथ हो सकती है, फॉर द ईयर हो सकती है, स्पेसिफिकली मंथ के अंदर दिया है. देखो स्टूडेंट, ऐसा कोई बैलेंस शीट के जैसा रूल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा रूल नहीं है कि आपको मंथ के एंड में ही उसको बनाना पड़ेगा. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट और फ्रॉम विच पीरियड वी कैन कैलकुलेट, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन से मंथ का बनाना है, कैसे बनाना है. सो जैसे कि मैंने कहा फॉर्मेट, देखो आपको कॉलम क्या क्या है, पहला है पर्टिकुलर, दूसरा और तीसरा है रुपीस, और अगेन आपको एक कॉलम दिया है कॉस्ट पर यूनिट. ये कॉस्ट पर यूनिट क्या है, जैसे हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो कुछ जगह पे हमको एक यूनिट के ऊपर कितना, कौन सा खर्चा कितना हो रहा है, ये भी फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमको प्रॉब्लम में नंबर ऑफ यूनिट्स दिए रहेंगे, या वो कैलकुलेट कैसे करने हैं वो हम आगे देखने वाले. तो फॉर्मेट समझ लेते हैं.
सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था क्या निकालना है हमको, डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोल सकते हैं उसको। पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर हम ऐड करेंगे मटेरियल परचेस, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, उसको लाने का खर्च अगर दिया रहेगा तो, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमको मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट्स, कभी कभी हमको डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में रेडीमेड दिया रहेगा, या ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर, बोला इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है, सिर्फ इसके अल्टरनेट नाम हो सकते हैं डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगेन एक दो क्लासिफिकेशन है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। इन तीनों को स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करेंगे तो विल गेट द प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के अंदर हमको क्या ऐड करना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ एग्जांपल दिए, एकदम सिंपल है, जो खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड है वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे देखो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो डायरेक्ट तीनों भी हमने ऊपर ले लिए, तो क्या मिल गया था हमको, प्राइम कॉस्ट। लेकिन अगर इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट मटेरियल अगर बोला है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो उसको हम कहाँ पे डाल देंगे, फैक्ट्री में। मैंने मीनिंग में आपको बताया था। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, देखो वहां नाम से समझ में आ जाता है। पावर एंड फ्यूल, पढ़े हो आप पहले भी। फैक्ट्री लाइटिंग एंड सुपरविजन, फैक्ट्री वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री में काम कर रहा है इसलिए उसका सैलरी जरूर है, लेकिन वो वर्क कहाँ पे कर रहा है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री वाटर सप्लाई, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री क्लीनिंग। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस या ड्राइंग ऑफिस सैलरी। स्टूडेंट समझना है, वर्ड जरूर ऑफिस यूज हुआ है, लेकिन ये क्या कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निकल पर्सन होता है, जो डिजाइन्स वगैरह बनाई जाती है, जिसका ड्राइंग्स वगैरह होता है, स्केच वगैरह होती है, वो पर्टिकुलर कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है। सो नो डाउट ये एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से। नो डाउट ऑफिस वर्ड जरूर यूज किया है, बट कहाँ पे किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड। जैसे कोई शर्ट्स के ऊपर हमको कोई डिजाइन बनानी है, कुछ पर्टिकुलर टाइप का स्पेशल वर्क करना है, तो उसका हम एक रॉ स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे देखो कोई फैक्ट्री का मॉडल वगैरह रहेगा, सो दैट डिजाइनिंग, तो वो जो खर्चा है वो किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से। प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, फैक्ट्री पे, इसलिए हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज या ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देखो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे यूज होता है, फैक्ट्री में। कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड इक्विपमेंट्स, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देन इसमें से मैंने बोला आपको अगर प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो क्या लेस करना है, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। सो विल गेट द वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट को जैसे मैंने बोला आपको दूसरा भी नाम दिया है, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर इसके अंदर हमको ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता था तो वहां पे फैक्ट्री से रिलेटेड होते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। देन प्रॉफिट एंड लॉस होता था, वहां पे क्या था, ऑफिस से रिलेटेड। तो यहाँ पे सेम हमको ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, जैसे ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस स्टेशनरी। डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर पे बोला रहता स्टूडेंट तो भी ऑफिस में ही लिखते, क्योंकि फर्नीचर का यूज ज्यादा कहाँ पे है, ऑफिस में, और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे यूज होता है, तो फैक्ट्री में। तो अगर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है तो कहाँ पे हम लिखेंगे उसको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस सैलरी, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस टेलीफोन का खर्चा है, लीगल चार्जेस, अगर लीगल वगैरह कुछ इश्यूज से रिलेटेड हम लॉयर हायर करते हैं उसका कुछ फीस वगैरह पे करें, बैंक चार्जेस एंड कमीशन, ऑफिस क्लीनिंग, ऑडिट फीस, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का पैसा, देन ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस अदर ऑफिस एक्सपेंसेस। इन खर्चे को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे, मैंने बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर दिया रहेगा तो, एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS।
या इसको नाम दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अंदर फिर फाइनली हम जो लास्ट वाला हमारा खर्चा है इसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेल्स से रिलेटेड खर्चे जैसे सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, शोरूम एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स ऑफिस रेंट, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंट। स्टूडेंट यहाँ पे वेयर हाउस मतलब जहाँ पे फिनिश गुड्स बना के रखे जाते हैं जो फर्दर जाएंगे सेल प्रोसेस के लिए। देन डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल किसके लिए यूज होता है? सेल्स करने के लिए, इसलिए उसका डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखो डेप्रिसिएशन का क्लासिफिकेशन, प्लांट एंड मशीनरी का कहाँ पे था? फैक्ट्री। फर्नीचर का कहाँ पे चला गया? ऑफिस में। डिलीवरी वन का कहाँ पे आ रहा है? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। देन कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को बेचने का खर्चा सेल से रिलेटेड है। डेप्ट कलेक्शन चार्जेस, हमने किसी को पैसा अपने जो भी गुड्स सेल किए तो कलेक्ट करने के लिए रखा है और उसके चार्जेस पे करें। और अदर सेलिंग एक्सपेंसेस। सो फाइनली आफ्टर एडिंग दिस एक्सपेंसेस विल गेट द टोटल कॉस्ट, या अगेन उसको नाम दे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमको इसके अंदर ऐड करना है प्रॉफिट और फाइनली विल गेट द सेल। अभी आप बोलोगे सर स्ट्रोक करके लॉस भी लिखा है। कभी कभी अगर प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली सेल्स दे दिया और आपने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट किया तो जो बीच में का डिफरेंस है अगर वो माइनस में आ रहा है तो मतलब आपका खर्चा क्या है? ज्यादा है और आप उसको कम प्राइस में बेच रहे हो, तो इसलिए आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सो फटाफट रिकवरी कर लेते हैं। कॉस्ट शीट कैसे बनेगा? सबसे पहले हमको क्या लिखना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट से हमको क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। फिर आगे तीन हेड याद रखने स्टूडेंट, कौन सा? एक फैक्ट्री, दूसरा ऑफिस और तीसरा सेलिंग। तो प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स। देन हमको मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में अगर प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है तो ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस करेंगे। देन फिर हमको ऐड करना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो हमको मिल जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर दिया रहेगा तो। देन हमको फाइनल खर्चा ऐड करना है जिसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इनको जब हम ऐड कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में हमको क्या ऐड करना है? प्रॉफिट। सो विल गेट द सेल्स। तो कैसे याद रखना है? सिंपल, पहले तीनों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस। तो प्राइम कॉस्ट हो गया, बाकी तीन एक्सपेंसेस के कौन सा? फैक्ट्री। फैक्ट्री को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? वर्क्स कॉस्ट। फिर क्या ऐड करना है? ऑफिस। तो क्या मिल जाएगा हमको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या ऐड करना है? सेलिंग। तो क्या मिल जाएगा हमको? टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट शीट को याद करना है। आई होप समझ में आया रहेगा आपको फॉर्मेट। ओके।